शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव अब से कुछ महीने बाद ही होने वाले हैं और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल में हैं। इतना ही नहीं, शराब घोटाला मामले में मिली रिश्वत की रकम से चुनाव प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी पर भी कुर्की का खतरा मंडरा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है और दोनों ही पार्टी अब आमने सामने हैं। मतलब कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी भी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को गहरा जख्म देने की तैयारी में हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू में पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बाद में केजरीवाल से मतभेदों की वजह से या तो पार्टी छोड़ गए या फिर उन्हें निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी की अनिवासी भारतीयों के प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। भारतीय लिबरल पार्टी यानी बीएलपी ने घोषणा की है कि वो दिल्ली विधानसभा के लिए 2025 में होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी ने सत्ता में आने पर 11 सूत्रीय एजेंडा लागू करने का वादा किया, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी आयोग की स्थापना भी शामिल है। बीएलपी की स्थापना 2019 में हुई थी। पार्टी ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की बेहतरी के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बीएलपी अध्यक्ष मुनीश कुमार रायजादा ने मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ साथ महिलाओं को मुफ्त डीटीसी पास और महिलाओं के प्रति माह 1500 रुपये मानदेय देने सहित अन्य अपनी योजनाओं को रेखांकित किया। रायजादा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम एक भ्रष्टाचार रोधी आयोग बनाएंगे जो राष्ट्रीय राजधानी में भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। रायजादा शिकागो में आम आदमी पार्टी की अनिवासी भारतीयों के प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक थे और उन्हें नवंबर 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने 2019 में अपनी खुद की पार्टी बना ली। असम के एक लोकसभा क्षेत्र में एक साल के अंदर 80,000 वोटर्स बढ़ गए और जो बढ़े उनमें से 70,000 का मजहब इस्लाम है। मतलब साफ है कि ये चौंकाने वाला बदलाव घुसपैठ की वजह से हुआ। पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ की कहानी शुरू होती है और वो झारखंड से लेकर असम तक बढ़ जाती है। अगर आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं तो वो निराधार नहीं है। उन्हें अपने राज्य के हालात मालूम हैं और इसी राज्य में 1977-78 के बीच बांग्लादेशियों की ऐसी घुसपैठ हुई कि जिसे देख हर कोई सन्न रह गया था। किसी को समझ नहीं आया कि एक साल में एक ही राज्य की एक लोकसभा सीट पर 80,000 वोटर कैसे बढ़ गए। तमाम शिकायतें हुई, सवाल उठे, तब समझ आया कि यह अचानक हुई वृद्धि बांग्लादेश से हुई घुसपैठ का नतीजा है। दरअसल साल 1977 जब इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव हुए तो 14 सीटों में 3 सीटें जनता पार्टी के हिस्से आईं। इनमें एक सीट मंगलदोई की थी जिसे हीरालाल तिवारी ने जीता था। इन चुनावों तक मंगलदोई में 5,60,297 मतदाता थे। हालांकि एक साल बाद जब हीरालाल का निधन हो गया तो उपचुनाव कराए गए और एक साल से थोड़े से अधिक समय में वोटर लिस्ट अपडेट की गई तो मतदाताओं की संख्या 80,000 बढ़ गई थी। इनमें लगभग 70,000 मतदाताओं का मजहब इस्लाम था। द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट किताब में लिखा है कि अचानक इलाके में लोगों की संख्या से जो 15% का इजाफा हुआ उसे मंगलदोई में कांग्रेस ने इम्पोर्ट किया था। आम नागरिकों ने इनके खिलाफ शिकायत की। बाद में 70,000 में से केवल 26,900 ही टिक पाए, बाकी सब घुसपैठिए अवैध साबित हुए। असम मुख्यमंत्री राज्य की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि 2044 तक अनुमान है कि असम मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा, जबकि बंगाल 2051 तक। असम मुख्यमंत्री हालातों पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि जिस तरह से असम में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि 20 साल बाद राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 50% हो जाएगी। इसके साथ ही असम जम्मू कश्मीर के बाद देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। उन्होंने अपनी बात रखते हुए असम के उन इलाकों का उदाहरण दिया जहां मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इन इलाकों में एक धुबरी इलाका है जहाँ की मुस्लिम आबादी 85% है। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो राज्य में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। जिन्हें ऐसा लगता है कि ये संख्या कम है या फिर सामान्य है, उन्हें ये जानना जरूरी है कि इसी असम में 1951 तक मुस्लिमों की संख्या केवल 12% थी। सीएम शर्मा इस जनसांख्यिकी बदलाव को राजनीतिक मुद्दा नहीं
जीवन और मृत्यु का मामला बताते हैं। वो बताते हैं कि राज्य में हिंदू बाहुल्य इलाके धीरे धीरे मुस्लिम बाहुल्य हो चले हैं। वहीं असम के सीएम ने ये भी बताया कि कैसे बांग्लादेश और पड़ोसी देशों से आए प्रवासी यहां तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके कारण उन संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है जो हकीकत में असम की मूल जनता के लिए होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दसवीं और 12वीं का रिजल्ट दूसरे राज्यों की अपेक्षा दिल्ली का बेहतर दिखे, इसके लिए केजरीवाल की सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देती बल्कि ऐसे हथकंडे अपनाती है जिसे जानकर सब चौंक जाएंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल की सरकार की गाज 9वीं और 11वीं के छात्रों पर गिरती है। बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया जाता है ताकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कम छात्र शामिल हों और रिजल्ट का प्रतिशत बेहतर हो सके। इतना ही नहीं, फेल हुए छात्रों को यह कहकर स्कूल से बाहर कर दिया जाता है कि अब वे किसी दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। केजरीवाल सरकार के इस शिक्षा मॉडल के पोल खुलते ही बीजेपी ने केजरीवाल को अपने रडार पर लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल्स में कक्षा 9वीं के 17,000 से अधिक छात्र दूसरी बार फेल हो गए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की हालत ऐसी है कि कक्षा 9वीं के 17,308 बच्चे दूसरी बार फेल हो गए। अब बच्चों को कहा गया है कि किसी और स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। शिक्षा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओपन स्कूल में सिर्फ 6,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं और 11,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिन बच्चों पर दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी है, आज दिल्ली की भ्रष्ट सरकार की नीति ने उन्हें चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं, शिक्षक परेशान हैं और पढ़ाने का अवसर नहीं दिया जाता बल्कि उनके शासन के काम करवाए जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक बच्चे फेल हुए हैं, ऐसा खुद शिक्षा निदेशालय ने बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने बच्चों को दूसरे स्कूल्स में जाने का आदेश दे दिया, लेकिन वे बिना टीचर या ट्यूशन के कैसे पढ़ पाएंगे, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को भ्रष्टाचार का मॉडल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया और शिक्षा के नाम पर दिल्ली को लूटने का काम किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा लगातार कहती आई है कि अरविंद केजरीवाल सरकार में स्कूल्स में शिक्षा का स्तर खराब है। खासकर 9वीं और 11वीं के बच्चों को सरकार जानबूझकर बड़ी संख्या में फेल करती है ताकि कम से कम छात्र 10वीं की परीक्षा दें और सरकार 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखा सके। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के एक पोस्ट से इतना बड़ा बवाल शुरू हो गया कि सरकार को अपना फैसला कुछ ही घंटे के अंदर बदलना पड़ा। सरकार ने उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक की उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नामचीन हस्तियों ने इतनी आलोचना की कि शाम को सरकार फैसले से पीछे हट गई और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कहना पड़ा कि विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है और सरकार अगली बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इस पर निर्णय लेगी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि उद्योग जगत के मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नौकरियों के सृजन और कन्नड़ लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी प्राइवेट सेक्टर में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हालांकि सीएम ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया। विधेयक में कहा गया था कि किसी भी उद्योग कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी। जैसे ही ये खबर सामने आई तो उद्योग जगत में निराशा छा गई और तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस विधेयक को एक अदूरदर्शी फांसीवादी कदम बताते हुए कहा कि ये फैसला कर्नाटक की निवेशक अनुकूल राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, जहां बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियां, हजारों स्टार्टअप्स और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्र जेसीसी हैं। उद्योग निकाय नेस्कॉम ने चेतावनी देते हुए कहा कि फैसला कंपनियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सकता है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। शीर्ष कंपनीज के सीईओ और उद्योग जगत के दिग्गजों द्वारा कर्नाटक सरकार को चेतावनी दिए जाने के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। दिग्गजों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण पर प्रस्तावित कानून की वजह से कंपनियां राज्य से बाहर जा सकती हैं
और इससे राज्य की प्रगति बाधित हो सकती है। जैसे ही सरकार को यह आभास हुआ था, उसने बयान जारी करते हुए कहा कि विधेयक को रोक दिया गया है और मंत्रिमंडल अगली बैठक में इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। एक निवेशक ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि प्रतिभा खोजने और महत्वपूर्ण निवेशकों के साथ नेटवर्किंग के मामले में बेंगलुरु अभी भी शीर्ष पर है। लेकिन इस तरह के कदम से अन्य 2 दावेदारों दिल्ली, एनसीआर और मुंबई को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस फैसले से एयरबस और मर्सिडीज जैसी विदेशी फर्म्स को अपने वैश्विक क्षमता केंद्रों को देश से पूरी तरह से बाहर ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि उन्हें इस बात की शंका रहेगी कि दूसरे शहरों या राज्यों में इस तरह नियम लाए जा सकते हैं। टेक सेक्टर कर्नाटक के जीडीपी में करीब 25% का योगदान देता है, जिसमें देश की 1/4 डिजिटल टैलेंट के अलावा 11,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और कुल जीसीसी का 30% हिस्सा भी इसमें शामिल है। वकीलों के साथ जेल में मीटिंग तो अरविंद केजरीवाल अपने मुकदमे के बारे में करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे दूसरा खेल भी कर रहे हैं। पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों तक छिपकर मैसेज भेजते हैं। इसी वजह से केजरीवाल को सप्ताह में 2 नहीं बल्कि वकीलों के साथ 4 बार मीटिंग करने की इजाजत चाहिए। लेकिन ईडी की दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिका निरर्थक है क्योंकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। हुसैन ने आगे कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, ये मांग टिकेगी या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या इस आवेदन पर कोई आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे उस समय हटा लिया गया था जब केजरीवाल पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आम नागरिकों को जेल अपने वकील से हफ्ते में 2 बार मिलने का समय दिया जाता है तो केजरीवाल को विशेष ट्रीटमेंट क्यों दिया जाना चाहिए। ईडी के वकील हुसैन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि सप्ताह में 2 कानूनी मुलाकातें दी गई वो पर्याप्त क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने अपने लीगल मीटिंग का गलत फायदा उठाया। वे इसके जरिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों को मैसेजेस भेजते हैं। जेल अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने भी इस आधार पर याचिका का विरोध किया। दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 के तहत सप्ताह में केवल 2 कानूनी मुलाकातों की अनुमति है, जिसकी अनुमति केजरीवाल को दी गई है और उन्हें इससे अधिक छूट नहीं दी जा सकती। लाइव लॉ के मुताबिक हुसैन ने कहा कि जब जेल में बंद आम लोगों को सप्ताह में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात की अनुमति है तो सीएम केजरीवाल के साथ अलग व्यवहार का कोई कारण नहीं। हुसैन ने साथ ही कहा कि 2 कानूनी मुलाकात अपर्याप्त हैं। इसे साबित करने के लिए सीएम केजरीवाल ने कोई तथ्य भी पेश नहीं किए हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ 35 मामले पेंडिंग हैं और इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का तिहाड़ जेल के अधिकारियों के वकील ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि जेल के नियमानुसार केवल 2 बार ही वकीलों से मुलाकात की इजाजत है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त मुलाकात की मांग विशेष परिस्थितियों को देखते हुए की गई है। रमेश गुप्ता ने कहा चूंकि सीएम केजरीवाल अभी भी सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है तो 2 अतिरिक्त मुलाकात का आवेदन निरर्थक नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले विधानसभा चुनावों में चौथे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस इस बार लंबी छलांग लगाने के मूड में है, लेकिन एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ शरद पवार ऐसा होने देना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही तकरार जारी थी, लेकिन अब शरद पवार ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के अंदर खाने सहयोगी दलों के बीच खींचतान और अजीत पवार को लेकर संशय जारी है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे गुट के शिवसेना के कई विधायकों के पलटी मारने की अटकलें रह रहकर जोर पकड़ रही हैं, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ पटरी पर नहीं है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहयोगी कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की। पुणे में उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की और हालिया एमएलसी चुनावों में कांग्रेस के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर क्षोभ और निराशा जताई। इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हार हो गई। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की गलत रणनीति की वजह से उसके समर्थित उम्मीदवार को कम वोट मिले। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार
मिलिंद नार्वेकर के पक्ष में जाएंगे और कुछ वोट जयंत पाटिल के पक्ष में, लेकिन वो महायुति के पक्ष में चले गए। शरद पवार ने ऐसे समय में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा जब राज्य में महाविकास अघाड़ी के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना चाहिए। एनसीपी के अंदर इस बात की चर्चा है कि शरद पवार अब राज्य विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की बातचीत से पहले राज्य कांग्रेस नेतृत्व को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पवार नहीं चाहते कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनसे बात करे। पवार चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सीधा राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हो। राज्य कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में शरद पवार बेहद असहज हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के उन नेताओं को अपना जूनियर मानते हैं और अतीत में उनके साथ मतभेद रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की ये टिप्पणी कांग्रेस को ये संदेश देने के लिए भी है कि उसके अंदर खाने सब चीजें व्यवस्थित नहीं हैं, इसलिए राहुल गांधी इसमें दखल दें और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 288 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 150 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि एमवीए के दूसरे घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना 125 सीटों पर दावा कर रही है। शरद पवार इस स्थिति में राहुल गांधी को बीच में लाकर समय से पहले सीट बंटवारे की डील पक्का करना चाहते हैं। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।